मेरा मशवरा उसने सुन लिया और बम्बई चली गई। दूसरे रोज़ खुशी खुशी वापस आई क्योंकि नारायण ने उसे स्टूडियो में 1 साल के लिए 500 रुपये माहवारे पर से मुलाजमत कर दिया था। यह मुलाजमत उसे कैसे मिली? देर तक उसके मुतल्लिक़ बातें करती हुई। जब कुछ सुनने को ना रहा तो मैंने पूछा, सईद और नारायण दोनों में तुम्हारी मुलाकात हुई? उनमें से किसने तुमको ज़्यादा पसंद किया? जानकी के होंठों में हल्की सी मुस्कुराहट पैदा हुई। लग्जश भरी निगाहों से मुझे देखते हुए उसने कहा, सईद साहब। यह कहकर वो एकदम संजीदा हुई। सादा साहब, आपने क्यों इतने पुल बांधे थे नारायण की तारीफों के? मैंने पूछा, क्यों? बड़े ही धात आदमी हैं। शाम को बाहर कुर्सियाँ बिछाकर सईद साहब और वो शराब पीने के लिए बैठते तो बातों बातों में मैंने नारायण भैया कहा। अपना मुंह मेरे कान के पास बुलाकर पूछा, तुम्हारी आंखों की साइज क्या है? भगवान जानता है, मेरे तन बदन में तो आग ही लग गई। कैसा लच्चर आदमी है। जानकी के माथे पर पसीना आ गया। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने तेजी से कहा, अब क्यों हंस रहे हैं? उसकी बेवकूफ़ी पर। यह कहकर मैंने हंसना बंद कर दिया। थोड़ी देर नारायण की बुरा भला कहने के बाद जानकी ने अजीज़ के मुताल्लिक़ फिक्रमंद लहजे में बातें शुरू कर दी। कई दिन से उसकी खत नहीं आया था, इसलिए तरह तरह के ख्यालात उसे सता रहे थे। कहीं उन्हें फिर ज़ुकाम न हो गया हो, अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं, कहीं हादसा ही ना हो गया हो, पुणे में ना आ रहे हों। क्योंकि जानकी को रुखसत करते वक्त उन्होंने कहा था कि एक रोज़ मैं चुपचाप तुम्हारे पास चला आऊँगा। बातें करने के बाद जब उसकी द्रोह कम हो गया, उसने अजीज़ की तारीफें शुरू कर दी। घर में बच्चों की बहुत ख्याल रखते हैं। हर रोज़ सुबह उनको वर्जिश कराते हैं, नहा धोला कर स्कूल छोड़ने जाते हैं। बीवी बिल्कुल बेवड़े हैं, इसलिए रिश्तेदारों से सारा रख रखाव खुद ही उन्हें करना पड़ता है। एक दफ़ा जानकी को टाइफाइड हो गया था तो 20 दिन मुतवातिर नर्सों की तरह उसकी तीरंदाजी करते वगैरह वगैरह। दूसरे रोज़ मुनासिब मौजू अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो बम्बई चली गई, जहाँ उसके लिए एक नई और चमकीली दुनिया के दरवाजे खुले थे। पुणे में मुझे तकरीबन 2 महीने कहानी का मंजरनामा तैयार करने में लगे। हक़्क़ुल खिदमत वसूल करने मैंने मुंबई का रुख किया, जहाँ मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। मैं सुबह 5 बजे के करीब अंधेरी पहुँचा, जहाँ एक मामूली बंगले में सईद और नारायण दोनों इकट्ठे रहते थे। बरामदे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद पाया। मैंने सोचा, सो रहे होंगे, तकलीफ नहीं देना चाहिए। पिछली तरफ दरवाज़ा, जो नौकरों के लिए अक्सर खुला रहता है, मैं उसमें दाखिल हुआ। बावर्ची खाना और साथ वाला कमरा जिसमें खाना पकाया जाता है हस्बे मामूल बेहद गलीज़ थे। सामने वाला कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था। मैंने इस दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 पलंग थे। एक पर सईद और उसके साथ कोई और लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मुझे सख्त नींद आ रही थी। दूसरे पलंग पर मैं कपड़े उतारने बगैर लेट गया। कंबल पड़ा था, मैंने टांगों पर डाल दिया। सोने का इरादा ही कर रहा था कि सईद के पीछे से एक चूड़ियों वाला हाथ निकला और पलंग के पास रुकी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ गई। कुर्सी पर लेटने की सफ़ेद शलवार लटक रही थी। मैं उठकर बैठ गया। सईद के साथ जानकी लेटी हुई थी। मैंने कुर्सी पर से शलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। नारायण के कमरे में जाकर मैंने उसे जगाया। रात के 2 बजे उसकी शूटिंग ख़त्म हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि ख्वामख्वाह गरीब को जगाया, लेकिन वो मुझसे बातें करना चाहती थी। किसी ख़ास मौजू पर नहीं। मुझे अचानक देखकर बकौले उसके वो कुछ
बेहुदा बकवास करना चाहता था। चुनांचे सुबह 9 बजे तक हम बकवास और उसमें मशगूल रहे। इसमें बार बार जानकी का जिक्र आया। मैंने जब अंगियों वाली बात छेड़ी तो नारायण बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि जब मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर पूछा तुम्हारी अंगियों का साइज़ क्या है, तो उसने बताया 24। इसके बाद अचानक उसे मेरे सवाल की बेहूदगी का एहसास हुआ और मुझे कोसना शुरू कर दिया। बिल्कुल बच्ची है। जब भी मुझे मेडबेड होती है तो सीने पर दुपट्टा रखती है, लेकिन मिंटो बड़ी वफादार औरत है। मैंने पूछा, ये तुम कैसे जानते हो? नारायण मुस्कुराया। औरत जब एक बिल्कुल अजनबी आदमी को अपनी अंगियों का साइज बता दे, धोखेबाज हरगिज़ नहीं हो सकती। अजीब मंतक थी, लेकिन नारायण ने मुझे बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाया कि जानकी बड़ी खुलूस औरत है। उसने, मिंटो तुम्हें मालूम नहीं सैयद की कितनी खिदमत कर रही है। उस इंसान की खबर गिरी जो परले दर्जे का बेपरवाह हो आसान काम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जानकी उस मुश्किल को बड़ी आसानी से निभा रही है। औरत होने के साथ साथ वो एक पुरखुलूस और ईमानदार आया भी है। सुबह उठकर उस अर्जात को जगाने में आधा घंटा उसके दांत साफ करती, कपड़े पहनाती, नाश्ता कराती और रात को जब वो रम पी कर बिस्तर पर लेटती तो सब दरवाजे बंद करके उसके साथ लेट जाती। और जब स्टूडियो में किसी से बात मिलती तो सिर्फ सईद की बातें करती। सईद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, सईद साहब बहुत अच्छे गाते हैं, सईद साहब का वज़न बढ़ रहा है, सईद साहब के पल और तैयार हो गया है, सईद साहब के लिए पेशावर से पोटोहारी सैंडल मंगवाए हैं, सईद साहब के सर में हल्का दर्द है, स्प्रे लेने जा रही हूँ, सईद साहब ने आज मुझ पर एक शेर कहा है और जब मुझसे मुठभेड़ होती है तो अंगियाँ वाली बात याद करके तेवर चढ़ा लेती है। मैं तकरीबन 10 दिन सईद और नारायण का मेहमान रहा। इस दौरान में सईद ने जानकी के मुताल्लिक मुझसे कोई बात नहीं की, शायद इसलिए कि उसका मामला काफ़ी पुराना हो चुका था। जानकी से बातें काफ़ी होती रहती। वो सईद से बहुत खुश थी, इसलिए उसकी बेपरवाह तबीयत का बहुत गिला था। सादत साहब अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बहुत बेपरवाह हैं, हर वक्त सोचना और जो हो उसके लिए किसी बात का ख्याल नहीं रहता। आप हंसने लगे, लेकिन मुझे हर रोज़ उससे पूछना पड़ता है कि आप संडे गए थे या नहीं। नारायण ने मुझे जो कुछ कहा था ठीक निकला। जानकी हर वक्त सईद की खबरगिरी में महत्व था। मैं 10 दिन अंधेरी बंगले में रहा। इस 10 दिनों में जानकी की बेलूस खिदमत ने मुझे बहुत मुतासर किया, लेकिन ये ख्याल बार बार आता रहा कि सईद को क्या हुआ। जानकी को उसकी भी बहुत ख्याल रहता। क्या सईद को पाकर वो भूल चुकी है अजीज़ को? मैंने सवाल का जवाब जानकी से पूछ लेता होता अगर मैं 10 दिन और वहाँ ठहरता। जिस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसके मालिक से मेरी किसी बात पर चीख हुई और मैंने दिमागी तंदुरुस्त दूर करने के लिए पूना चला गया। 2 ही दिन गुजरे हुए कि मुंबई से अजीज़ का तार आ गया कि मैं हारा हूँ। 5 घंटे के बाद वो मेरे पास था और दूसरे सुबह सवेर जानकी मेरे कमरे में दस्तक दे रही थी। अजीज़ और जानकी जब एक दूसरे मिले तो उन्होंने देर बिछड़े हुए आशिक माशूक की सरगर्मी की जाहिर ना की। मेरे और अजीज़ के ताल्लुकात शुरू से बहुत संजीदा व वतन रहे। शायद इसी वजह से दोनों मुतल रहे। अजीज़ का ख्याल था होटल में उठ जाएं, लेकिन मेरा दोस्त जिसके यहाँ मैं ठहरता था आउटडोर शूटिंग के लिए कोल्हापुर गया था, इसलिए मैंने अजीज़ और जानकी को अपने पास ही रखा।
3 कमरे थे। एक में जानकी सो सकती थी, दूसरे में अजीज़। यूँ तो मुझे दोनों को एक ही कमरे में देना चाहिए था, लेकिन अजीज़ से मेरी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। इसके अलावा उसने जानकी से अपने ताल्लुकात को मुझ पर ज़ाहिर भी नहीं किया था। रात को दोनों सिनेमा देखने चले गए। मैं साथ ना गया, इसलिए कि मैं फिल्म के लिए एक नई कहानी शुरू करना चाहता था। 2 बजे तक मैं जागता रहा, इसके बाद सो गया। एक चाबी मैंने अजीज़ को दे दी थी, इसलिए मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान था। रात को मैं चाहे बहुत देर तक काम करूं, 3:30 और 4 बजे के दरमियान एक दफ़ा ज़रूर जगती हूँ। उठ कर पानी पीती हूँ। हस्ब आदत इस रात को भी पानी पीने के लिए उठा। इत्तेफाक से जो कमरा मेरा था, यानी जिसमें मैंने बिस्तर जमाया हुआ था, अजीज़ के पास था और मैं उसमें मेरा सुराही पड़ी थी। अगर मुझे शदीद प्यास न लग होती तो अजीज़ को तकलीफ़ ना देता, लेकिन ज़्यादा विस्की पीने के बायस मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा था, इसलिए मुझे दस्तक देनी पड़ी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। जानकी ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, सईद साहब। और जब मुझे देखा तो हल्की सी ओह उसके मुंह से निकल गई। अंदर के पलंग पर अजीज़ सो रहा था। मैंने बेख्तियार मुस्कुराया। जानकी भी मुस्कुराई। उसके तबकते होंठ कोने की एक तरफ सकट गई। मैंने पानी की सुराही ली और चल आया। सुबह उठकर कमरे में धुआं जमा था। बावर्ची खाने में जाकर देखा तो जानकी कागज़ जलाकर अजीज़ के गुस्साने के लिए पानी गर्म कर रही थी। आंखों से पानी बह रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंगीठियों में बूंदें मारती हुई कहने लगी, अजीज़ साहब ठंडे पानी से नहाएं तो उन्हें ज़ुकाम हो जाता है। मैं नहीं थी पेशावर में 1 महीना बीमार रहे, और रहते भी क्यों नहीं जब वो दवाई पीती ही नहीं। आपने देखा उन्हें कितने दुबले हो गए हैं। और अजीज़ नहा धोकर जब किसी काम की गरज से बाहर गया तो जानकी ने मुझे उससे सईद का नाम तार लिखने के लिए कहा। मुझे कल यही पहुंचते ही उन्हें तार भेजना चाहिए था, लेकिन गलती हुई मुझसे। उन्हें बहुत तशवीश हो रही हो